नमस्कार दोस्तों, चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में मैं विजय विक्रम सिंह आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्त, जैसा कि आपने देखा पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा भी था कि अभी आदिकाल का एक लेक्चर बाकी है और आज हम उपस्थित हैं यहाँ आदिकाल के उस अंतिम लेक्चर के साथ, जिसमें हम चर्चा करेंगे आदिकाल के एक बहुत ही महान कवि विद्यापति जी की। आप जानते हैं, यदि स्वतंत्र काव्य की बात की जाए तो आदिकाल में दो कवि शीर्षस्थ हैं, एक अमीर खुसरो साहब और एक विद्यापति जी। अमीर खुसरो साहब की चर्चा हमने पिछले वीडियो में की थी, आज हम चर्चा करेंगे विद्यापति जी की। ठीक है, तो दोस्त आइए चर्चा शुरू करते हैं विद्यापति जी की। विद्यापति जी के लिए देखिए ये समय जो है ईस्वी में, यह एक देखिए एक चीज हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब तक हम भक्ति काल में प्रवेश नहीं कर जाते हैं, जब तक हमें लिखित साक्ष्य के सही आंकड़े मिलने नहीं लगते हैं, तब तक जो समय है वह एक अनुमानित समय ही होता है। तो ये जो है एक अनुमानित समय है कि विद्यापति जी का जो काल है वो 1350 से लेकर के 1460 ईस्वी के मध्य माना जाता है, मतलब लगभग 90 वर्ष तक इनका समय माना जाता है। आइए चलिए शुरू करते हैं इनके बारे में। जन्म देखिए, विद्यापति जी मूलतः बिहार के रहने वाले थे, दरभंगा जिले के रहने वाले थे और दरभंगा जिले के विसपी नामक गांव के रहने वाले थे। दरभंगा जिले में भी कहां के रहने वाले थे? विसपी नामक गांव के रहने वाले थे। अच्छा, आश्रय दाता इनके कौन थे? तो तिरहुत एक राज्य है, आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। तिरहुत जो है, तिरहुत के महाराज शिव सिंह और कीर्ति सिंह। एक्चुअली ये कुछ दिन तक शिव सिंह के आश्रय में रहे, फिर ज्यादा समय इन्होंने कीर्ति सिंह के आश्रय में ही बिताया है। लेकिन चूंकि कुछ दिन तक ये शिव सिंह के आश्रय में भी रहे, इसलिए जब भी इनके आश्रयदाता की बात आती है तो शिव सिंह और कीर्ति सिंह दोनों लोगों का नाम लिया जाता है। जब भी आश्रयदाता की बात आती है तो शिव सिंह और कीर्ति सिंह दोनों लोगों का नाम लिया जाता है। उपाधि, यह सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है विद्यापति के संदर्भ में। दोस्त ध्यान रखिएगा, विद्यापति के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जब भी विद्यापति से कोई प्रश्न बनता है, सबसे पहला प्रश्न जो विद्यापति से बनता है वह उनकी उपाधि को लेकर के बनता है। क्योंकि विद्यापति एक ऐसे कवि हैं जिनको बहुत सारी उपाधियां दी गई हैं। इनकी उपाधि है अभिनव जयदेव, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैथिल कोकिल पूछा गया प्रश्न है। नव कवि शेखर, खेलन कवि, पंचानन, 10 विधान, कवि रंजन, कवि कंठहार, सरस कवि, ये इतनी इनकी उपाधियां हैं। और दोस्त अगर आप बात करें तो मैं ये कह सकता हूं कि ज्यादातर अभिनव जयदेव और मैथिल कोकिल ही पूछी जाती हैं, लेकिन हम ये कहेंगे कि सारी उपाधियां आपको याद रखनी चाहिए। क्योंकि विद्यापति की उपाधि देखिए, विद्यापति जी की दो ही चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण है जो परीक्षा में पूछी जाती हैं। आप प्रश्न उठा कर देखिएगा, एक उनकी रचना, एक उनकी उपाधि। तो उपाधि में सब अगर आपको याद रहे तो द बेस्ट होगा, बहुत अच्छा होगा। अच्छा देखिए, अभिनव जयदेव ना, जयदेव जी का नाम आपने सुना होगा। अभिनव का मतलब क्या होता है? नया नया, नवीन ना। जयदेव जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा ना। संस्कृत जब अपनी अंतिम अवस्था को प्राप्त थी, अंतिम अवस्था को प्राप्त का मतलब है कि जब संस्कृत से धीरे धीरे संस्कृत का स्थान दूसरी भाषाएं लेने को उद्धत थी, व्याकुल थी, संस्कृत धीरे धीरे अपना स्थान जो है संस्कृत का प्रभाव कम हो रहा था, उस समय जयदेव जी ने संस्कृत को बचाने का एक बड़ा अच्छा प्रयास किया। उन्होंने संस्कृत को अत्यंत सरल, जो देव भाषा मानी जाती थी, क्लिष्ट भाषा मानी जाती थी, विद्वत भाषा मानी जाती थी, उसे जन सामान्य की भाषा बनाने के लिए एक बहुत ही सरल और सरस प्रयास किया और गीत गोविंद की रचना की। गीत गोविंद की जो भाषा है वो दूसरी रचनाओं की अपेक्षा बहुत ही सरल और सरस भाषा है। तो उसी तरह से विद्यापति ने जो पदावली की रचना की है, पदावली जो है वो भी उनकी जो है मैथिल भाषा में सरल और सरस रचना है। इसीलिए उनको क्या किया जाता है? जयदेव जी से उनकी तुलना की जाती है और ये कहा जाता है कि विद्यापति क्या है? अभिनव जयदेव। एक चीज, दूसरी चीज, गीत गोविंद में जिस प्रकार से राधा कृष्ण को लेकर के उनके श्रृंगारिक पद, भक्ति के पदों का वर्णन किया गया है, बिल्कुल उसी तरह से विद्यापति जी की
पदावली में भी राधा और कृष्ण जी को लेकर के उनके श्रृंगारिक पद और सरस पदों का वर्णन किया गया है। तो इस तरह से जो है आपका गीत गोविंद जो है वो भी आपके विद्यापति की पदावली के समतुल्य ठहरता है। इसीलिए विद्यापति को भी जो है अभिनव जयदेव कहा जाता है। मैथिल कोकिल आप अच्छी तरह से देख रहे हैं कि ये जो है मैथिली भाषा क्षेत्र के थे, मैथिली भाषा क्षेत्र के थे, तो वहाँ से अब कोकिल माने जानते ही हैं। अच्छा, एक मज़ेदार बात और बताऊं, विद्यापति हिंदी के एक ऐसे कवि हैं जिनको महिला उपाधि दी गई। भाई कोकिल आप देखते होंगे ना, बंगाल की कोयल या सरोजनी नायडू को भारत की कोयल, इस तरह की भारतीय कोकिल, इस तरह की उपाधियाँ दी गई ना। कोकिल उपाधि प्रायः महिलाओं को दी गई हैं, लेकिन विद्यापति एक ऐसे जो है पुरुष कवि हैं जिनको कोकिल की उपाधि दी गई है। तो आप विद्यापति की सारी उपाधियां याद रखेंगे। एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है कि ऐसा लोगों का मानना है कि विद्यापति जी आरंभ में वैष्णव थे, लेकिन बाद में जो है ये अपने आश्रयदाता के कहने पर शैव हो गए। मतलब शुरू में ये विष्णु के उपासक थे, लेकिन बाद में जो है ये शैव हो गए, अर्थात शिव के उपासक हो गए। विद्यापति ने कुल 14 रचनाएं की हैं, जिनमें 11 संस्कृत की हैं, 2 अवहट्ट की हैं और 1 मैथिल की है। मैथिल में मैंने बताया ना पदावली है सबसे सरस रचना। तो आइए देखते हैं संस्कृत की 11 रचनाएं कौन है, अवहट्ट की 2 रचनाएं कौन है और मैथिल की रचना कौन है। तो आइए चर्चा करते हैं। देखिए संस्कृत की जो विद्यापति जी की रचना, एक मिनट जरा सा पीछे प्लीज। हाँ, अब आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, चलिए लेट्स गो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्या कर रहे हैं, संस्कृत की रचनाएं, विद्यापति की संस्कृत की रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो याद रखिएगा, शैव सर्वस्वसार प्रमाण भूत पुराण संग्रह, भू परिक्रमा। ये क्वेश्चन बहुत देखिए, शैव सर्वस्वसार, भू परिक्रमा, और एक लास्ट में आएगा दुर्गा भक्ति तरंगिणी, और एक आएगा गया पत्तलक कहाँ गया, ये है। ये 3, 4, 5 रचनाएं आप विद्यापति की जरूर याद रखिएगा। ये रचनाएं पूछी जाती हैं। ये भी एक याद रखिएगा, पुरुष परीक्षा, ठीक है। तो जो है भू परिक्रमा हो गया, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, विभाग सार, गया पत्तलक, वर्णकृत और दुर्गा भक्ति तरंगिणी, ठीक है। देखिए गया पत्तलक जो है, जो आप समझ रहे हैं, बिल्कुल वही रचना है। जैसे जब आपको पता होगा कि जब अपने यहाँ लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, सीनियर हो जाते हैं, तो ये होता है कि भैया गया ठाकुर द्वारा कराइए। गया ठाकुर द्वारा का मतलब है कि गया जाइए, जो आपके पुराने पुरखे हैं, जो पुराने लोग हैं, उनको बिठा देना, मतलब उनको एक तरह से जो है स्वर्ग भेज देना, जो हमारे यहाँ एक नियमित परंपरा रही है। तो वह गया पत्तलक में उसी चीज़ का वर्णन हुआ है, ठीक है। दुर्गा भक्ति तरंगिणी आप समझ ही रहे हैं, ठीक। तो इस तरह से अवहट्ट की जो 2 रचनाएं हैं, उनमें कीर्तिलता और कीर्ति पताका। मैथिल की रचना में कौन है, विद्यापति की पदावली। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, जिस समय विद्यापति जी ने इस रचना को लिखा था, उन्होंने इसे केवल पदावली के नाम से लिखा था, लेकिन बाद में अन्य कई लोगों ने पदावली नाम से रचना कर दी, तब इसे विद्यापति की पदावली। तो अगर विद्यापति की कहीं बात आए, विद्यापति का कहीं संदर्भ आए और केवल जो है पदावली लिखा हो, केवल पदावली लिखा हो, तो वहां भी ये समझ लीजिएगा कि वह विद्यापति की ही रचना की बात की जा रही है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए चलते हैं आगे। ये देख लिया आपने। अब इन रचनाओं की देखिए, इनमें से बहुत कुछ आपको नहीं है, केवल इन रचनाओं का जो है कभी कभी अच्छी परीक्षाओं, जैसे हायर एजुकेशन की परीक्षा आप देने जाएंगे या यूजीसी की परीक्षा देने जाएंगे, उन जगहों पर आपसे कभी कभी इसमें से ये पूछ लेता है कि निम्न में कौन विद्यापति की रचना है, निम्न में कौन विद्यापति की रचना नहीं है। और यही नहीं, एक बात और भी है कि विद्यापति की रचना को लेकर तमाम तरह के विवाद भी हैं। सीधा सीधा टीजीटी पीजीटी का लेवल का क्वेश्चन यही
बनता है कि विद्यापति की कई रचना है। तो यह एक जब भी पूछा जाएगा अपने आप में यह एक विवादित प्रश्न होता है, क्योंकि कुछ विद्वान विद्यापति की 14 रचनाएं मानते हैं, कुछ विद्वान विद्यापति की 16 या 18 रचनाएं मानते हैं। तो इस तरह से विद्यापति की रचनाओं को लेकर आपस में मतभेद है। लेकिन जिन रचनाओं का बिल्कुल लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, हमने जो है उन रचनाओं को आपको जो है यहाँ बता दिया। ठीक है, तो चलिए, ये रहा आपका विद्यापति की टोटल 14 रचनाएं, जिसमें 11 संस्कृत की हैं, 2 अवहट्ट की हैं और 1 मैथिल की है। आगे चलते हैं और देखते हैं एक एक रचना के विषय में। अब ये जैसे हमने पहली रचना ली कीर्तिलता, देखिए इनके यहाँ 3 ही रचनाओं से क्वेश्चन आएगा, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और विद्यापति की पदावली। तो हम पहली रचना लेते हैं कीर्तिलता। देखिए कीर्ति, देखिए अब देखिए कीर्तिलता और कीर्ति पताका दोनों से ध्यान रखिएगा। अच्छा, लता करती क्या है, ध्यान दीजिएगा, लता करती क्या है? लता पेड़ से चिपकी रहती है। बात देखिए, कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, क्योंकि मुझे पता है हमारे भाई बहनों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि वो यही भूल जाते हैं, चूंकि नाम दोनों का कीर्ति से है, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, तो दोनों में हमारे भाई बहन यही भूल जाते हैं कि किसमें जो है कीर्ति सिंह का वर्णन है और किसमें शिव सिंह का वर्णन है। तो दोस्त, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, एक ट्रिक बता रहा हूं। देखिए, लता जो होती है वो पेड़ से चिपकी होती है, अर्थात जिसके साथ लता लगी होगी समझिए विद्यापति उसी से चिपके हैं। तो कीर्तिलता, कीर्तिलता माने कीर्ति सिंह, दिमाग में बात बैठ जाएगी। बहुत आसान ट्रिक बताया मैंने आपको। मैंने कहा लता जैसे पेड़ से चिपकी होती है, इसका सीधा सा मतलब है कि जिस भी शब्द में लता लगा होगा, जिस भी रचना में लता लगा होगा, समझिए विद्यापति लता की तरह उसी से चिपके हैं। तो कीर्तिलता तो कीर्ति सिंह से चिपके हैं, अर्थात कीर्ति सिंह का वर्णन। तो जब कीर्तिलता में कीर्ति सिंह का वर्णन हो गया तो पताका में शिव सिंह का वर्णन हो गया। आप आराम से जानते हैं, क्योंकि आपको मैं ये बात बता दूं, ध्यान में रखिएगा, एक में कीर्ति सिंह का वर्णन है, एक में शिव सिंह का वर्णन है, तो याद रहेगा कीर्तिलता। अगला, इसे विद्यापति ने कहानी कहा है। विद्यापति ने कहा पुरुष कहानी हौ कहो जिम पंथावे पुण्य। उन्होंने कहा ये पुरुष कहानी हौ कहो, हौ माने मैं एक पुरुष की कहानी कहता हूं, कहानी कहता हूं। तो ये भी प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाता है कि विद्यापति ने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, कि विद्यापति ने अपनी किस रचना को कहानी कहा है। यह प्रश्न टीजीटी पीजीटी लेवल पे खूब पूछा जाता है कि विद्यापति ने अपनी किस रचना को कहानी कहा है। तो आपको ध्यान रखना है, कीर्तिलता को विद्यापति ने कहानी कहा है। अगला, देसिल बैना, ये पंक्ति सीधा उठा के पूछ ली जाती है। देसिल बैना सब जन मिठा और तय तैसन जंपो और हट्टा। सीधे सीधे यही क्वेश्चन ही बनता है कि यह किस रचना की पंक्ति है, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, न इनमें से कोई नहीं, या उपर्युक्त तीनों, इस तरह से इनमें से कोई नहीं करके चौथा ऑप्शन बनता है। तो आप जान जाइएगा कि कीर्तिलता की रचना पंक्ति है, देसिल बयना सब जन मिठा और तय तैसन जंपो और हट्टा। विद्यापति ने एक्चुअली कहा क्या, उन्होंने कहा देसिल बयना मतलब जो देश भाषा है, जो लोक भाषा है, सब जन मिठा, वो हर व्यक्ति को मीठी लगती है, अच्छी लगती है, सरस लगती है। इसीलिए मैंने यह रचना किसमें की, देश भाषा में की, लोक भाषा में की, अवहट्ट में की। बात समझ गए? तो देसिल बयना सब जन मिठा और तव तैसन जंपो अवहट्टा। न उन्होंने कहा कि जो देसिल बयना है, देसी बाणी है, जो देसी बात है, वो सबको अच्छी लगती है, इसलिए मैंने जानबूझकर देसी भाषा अवहट्ट में रचना की। तो यहां से प्रश्न यही पूछ लेगा, सीधा प्रश्न पूछता है कि किस रचना की पंक्ति है, याद रहेगा। ठीक है, चलिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि यह भृंग भृंगी संवाद के रूप में। देखिए, हमारी तमाम रचनाएं हैं जिनको, जैसे पृथ्वीराज रासो, आपने पढ़ा होगा कि कहा जाता है पृथ्वीराज रासो सुखसुखी संवाद के रूप में लिखी गई है न। रामचरितमानस में तमाम संवाद मिलते हैं, जैसे शिव पार्वती संवाद, काकभुसुंडी गरुड़ संवाद न, वो क्या कहते हैं आपके ऋषियों के जो संवाद आपस में मिलते हैं। तो इस तरह से जो है
कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ ग्रंथों को संवाद की परंपरा में, जैसे संवाद का मतलब क्या है, आप हमसे बातचीत कर रहे हैं और उस बातचीत में उस ग्रंथ का पल्लवन हो रहा है। जैसे शिव जी राम जन्म की कहानी उमा जो है पार्वती जी को सुनाते हैं। काकभुसुंडी जिस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी को जो है नागपास में मेघनाथ ने बांध दिया था, रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को, और काकभुसुंडी जी ने आकर के नागपास को काटा था। उस समय काकभुसुंडी जी को अहंकार हो गया, गर्व हो गया। उनको लगा कि यार ये कौन भगवान है, एक तो साधारण से नागपास से मुक्ति नहीं पा रहे हैं, ये कौन से भगवान है। तब गरुड़ जी ने उनको राम के जन्म और उनकी कथा के बारे में विस्तार से बताया था। तो जो है वहां गरुड़ जी काकभुसुंडी जी को, यही नहीं, शिव जी पार्वती जी को कथा सुनाते हैं। शिव जी जो है क्या करते हैं, पार्वती जी को कथा सुनाते हैं ना। देखिए जैसे वो बीच बीच में अपनी बात को भी लाते हैं। रामचरितमानस में याद होगा एक चौपाई आती है, उमान कछु कपिकै अधिकाई प्रभु प्रताप जहि काल ही खाई। हे उमा, हे पार्वती, ये हनुमान जी का बड़प्पन नहीं है, ये तो उनके उस आराध्य का बड़प्पन है, उनके स्वामी का बड़प्पन है, जिनके प्रताप से वो काल को भी निगल जाए, अर्थात काल को भी काल ही बना ले, खत्म कर दें, काल को खत्म कर दें। तो कहने का मतलब है कि ये संवाद की जो परंपरा है वो साहित्य में पहले से लेकर बाद तक चलती रही है। तो यहाँ कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि यह जो रचना है यह एक भृंग और भृंगी, अर्थात एक मेल भौरा और एक फीमेल भौरा, इन दोनों के बीच में जो है, या एक भ्रमर एक भ्रमरी, इन दोनों के आपसी संवाद के रूप में लिखी गई। अर्थात दोनों एक दूसरे से प्रेममय संवाद करते हैं और उस संवाद के रूप में यह रचना लिखी गई है। यह एक चंपू काव्य है। देखिए अब आपको एक नया शब्द यहां मिला, चंपू काव्य। यह शब्द आपसे मिलता रहेगा बार बार, याद रखिएगा। कई बार सीधा सीधा पूछ लेता है कि चंपू काव्य क्या होता है, तो याद रखिएगा जिस एक ही रचना में गद्य और पद्य दोनों मिला होता है उसे चंपू काव्य कहते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी की उर्वशी भी एक चंपू रचना है, चंपू काव्य है, ठीक है। तो चंपू काव्य है। कीर्तिलता में जौनपुर का उल्लेख है। यह प्रश्न भी आपके जो है टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है कि निम्न में से किस रचना में जौनपुर शहर का उल्लेख है कीर्तिलता में। यद्यपि यह बात ध्यान रखिएगा कि विद्यापति जी जौनपुर नहीं आए थे, यह चीज ध्यान रखिएगा कि विद्यापति जी कीर्तिलता में जौनपुर का उल्लेख है जरूर, लेकिन वो जो है जौनपुर आए नहीं थे। उन्होंने सुने सुनाए के आधार पर जौनपुर की बात कही है। तो इस तरह से जो है आप, ये रहा कीर्तिलता के विषय में, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो है एक मिनट, कीर्तिलता, अच्छा कोई बात नहीं। देखिए अब यह है पदावली, विद्यापति की पदावली। पदावली का मतलब यह है, मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि विद्यापति ने मैथिल भाषा में बड़े ही सरस ढंग से क्या किया है, राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया है। बड़े ही सरस ढंग से राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया है। तो इसीलिए इसको जो है विद्यापति की पदावली एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना हो जाती है। आइए जानते हैं। ये देखिए राधा कृष्ण की प्रेम लीला का वर्णन है और यह एक बड़ा ही चर्चित सा पॉइंट है। साहित्य का विद्यार्थी होने के कारण आपको यह जानना चाहिए और यहाँ से एक बड़ा सुंदर प्रश्न भी बनता है। जानते हैं दोस्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देखिए विद्यापति जी को लेकर के, जैसे विद्यापति ने शब्दावली कुछ इस तरह की प्रयुक्त की भी है कि जिस बात को लेकर के काफ़ी दिक्कत रहती है। जैसे उन्होंने राधा जी के लिए जो है इस तरह के शब्द प्रयोग किए हैं, जैसे पीन पयोधर दूबर गाता। अब आप समझ रहे हैं, आप साहित्य के विद्यार्थी हैं, इतने का अर्थ आप समझ सकते हैं। पीन पयोधर दूबर गाता मतलब राधा जी का रूप वर्णन करते हुए वो कहते हैं कि उनके जो पयोधर हैं, उनके जो राधा जी के जो मतलब आप समझ रहे हैं, यहाँ वो जो है उनके उरोजों की बात करते हैं। तो वो कह रहे हैं वो बिल्कुल पीन है, नुकीले हैं, अर्थात वो एकदम युवा अवस्था को प्राप्त, और शरीर उनकी कैसी है, बिल्कुल दूबर गाता ना, दुबली पतली सी है। तो कहीं न कहीं अपने आराध्य के प्रति, देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, रामचंद्र शुक्ल जी के निगाह में अगर भगवान का कोई सच्चा उपासक था तो तुलसीदास थे।
और तुलसीदास ने कहीं भी रामचंद्र जी के, सीता जी के प्रति कोई भाव इस तरह का व्यक्त नहीं किया। केवल एक जगह डरते डरते केवल इतना लिख दिया है, कंकन किंकिन नुपुर धुन, सुना आप अच्छी तरह जानते हैं। तो शुक्ल जी के दिमाग में कहीं ना कहीं तुलसी के उस प्रेम की छवि बैठी थी भगवान के प्रति। तो ऐसे में जब विद्यापति जी पीन पयोधर दूबर गाता कहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये कैसा भगवान, ये कैसा भक्त है जो अपने ईश्वर के जो है शक्तियों पर ध्यान न देकर उनके जो है बॉडी स्ट्रक्चर पर ध्यान दे रहा है, उनके शरीर की बनावट पर ध्यान दे रहा है। तो इस चीज को लेकर के शुक्ल जी ने विद्यापति जी पर बहुत जबरदस्त कमेंट किया और उन्होंने कहा कि यह शुद्ध श्रृंगार के कवि हैं। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि किसने विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारिक कवि माना है। तो विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारिक कवि शुक्ल जी ने माना है। और यह कथन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्त। आजकल आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं, जिसे चढ़ाकर लोगों ने जयदेव के गीत गोविंद को आध्यात्मिक माना है, वैसे ही इसे मतलब विद्यापति की पदावली को इसे सीधे सीधे पूछता है कि यह किसका कथन है। याद आ गया। चलिए, चैतन्य महाप्रभु कहा जाता है, चैतन्य महाप्रभु पदावली के पदों को गाते गाते इतने विभोर हो जाते थे कि मूर्छित हो जाया करते थे, अपने शरीर की तन मन को, होश को भूल जाया करते थे। ठीक है। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है, यह पूछा गया प्रश्न है यूजीसी का, जातीय कवि किसे कहा गया है। और यही नहीं, निराला जी ने विद्यापति के पदावली के पदों को जो है नागिन की मादकता या नागिन की लहर कहा है। उसके पदों की मादकता को क्या कहा है? नागिन की लहर कहा है न, जैसे नागिन जब नाचती है एकदम न, उसी तरह से कहा है कि इसके पद जो हैं वो कैसे हैं, नागिन की लहर के समान है। चलिए आगे देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। यह प्रश्न भी पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछा जा सकता है कि विद्यापति को श्रृंगार का सिद्ध वाक कवि किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। और बच्चन सिंह ने विद्यापति को अपरूप का कवि कहा है। अपरूप का मतलब होता है प्रेम, तो विद्यापति को प्रेम का कवि कहा है, अपरूप का कवि कहा है। ठीक है। इस तरह से जो है हमने देखा कि ये क्या रहा हमारा विद्यापति की जो है रचनाएं। ठीक। तो अब इसके बाद हमने जो है विद्यापति जी की रचनाओं की बात की है। अच्छा, कीर्ति पताका की चर्चा क्यों नहीं है? आपके मन में यह प्रश्न उठा होगा। तो दोस्त, कीर्ति पताका की बहुत चर्चा नहीं होती है साहित्य में। बस इतना ध्यान रखिएगा कि यह जो है शिव सिंह के जो है आश्रय में रह करके उन्होंने लिखा है। और शिव सिंह विद्यापति के प्रथम आश्रयदाता थे, तब कीर्ति सिंह उनके दूसरे आश्रयदाता थे। और यह ध्यान रखिएगा कि कीर्ति पताका में शिव सिंह का वर्णन है। यह रचना किसकी है? अवहट्ट की है। इतना आप अच्छी तरह से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे और आगे बढ़ाते हैं आदिकालीन गद्य साहित्य। मैंने आपसे कहा था कि हम आदिकाल में केवल काव्य ही नहीं लिखे गए, आदिकाल में केवल काव्य ही नहीं लिखे गए, बल्कि आदिकाल में जो है गद्य साहित्य का भी सृजन हुआ। आदिकाल में गद्य साहित्य भी लिखा गया। तो आइए देखते हैं कुवलया माल कथा। यहां एक बात विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा, कई बार सीधे सीधे इनका क्रम मिलाने को दे देता है, इसलिए मैंने हर रचना को क्रम जो है संबत वाइज लिखा है, तो आप वहां से मिला लेंगे। कुवलया माल कथा, इसके जो है रचनाकार उद्योतन सूरि हैं, लेखक उद्योतन सूरि हैं। और ये 9वीं शताब्दी की रचना है, सबसे प्राप्त रचनाओं में सबसे पूरा पहली रचना है। दूसरी है राउल वेल, ये रोडा कवि की रचना है, 10वीं शताब्दी की है। और राउल वेल बहुत चर्चित रचना, ये प्रश्न बहुत चर्चित है, निम्न में कौन शिलांकृत कृति है? यह कह करके बहुत जबरदस्त क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में बनता है कि निम्न में कौन शिलांकृत कृति है? शिलांकृत मतलब समझ रहे हैं ना, पत्थर की शिला पर जो है अंकित, मतलब छेनी हथौड़ी से उसके शब्दों को जो है वहां लिखा गया, जैसे अशोक के अभिलेख आदि नहीं है शिलांकृत, उसी तरह से शिला पर अंकित। ठीक है। अच्छा, यह एक चंपू काव्य है, आप जान गए गद्य पद्य मिश्रित है। और प्राचीनतम हिंदी की, हाँ, चंपू का प्राचीनतम उदाहरण है ये गद्य का, मतलब ऐसी रचना जो गद्य पद्य मिश्रित हो लेकिन गद्य प्रधान हो, ऐसा ये चंपू का प्राचीनतम काव्य है।
तो आपसे पूछ सकता है अगर कि चंपू विधा की प्राचीनतम रचना कौन सी है, तो आपको बताना पड़ेगा जो है राउल वेल। इसमें राउल नामक नायिका का नखशिख वर्णन है। नखशिख वर्णन देखिए, नखशिख वर्णन की परंपरा आगे हमारे यहां तमाम ग्रंथों में मिलती है। नखशिख वर्णन मतलब दो नायिका के बिल्कुल नाखून, पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक एक एक अंग का वर्णन करना, इसी को कहते हैं नखशिख वर्णन। तो नखशिख वर्णन की परंपरा हिंदी साहित्य में यहीं से प्रारंभ होती है। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। इसमें मैंने जितने पॉइंट लिखे हैं सब एक प्रश्न है कि नखशिख वर्णन की परंपरा हिंदी साहित्य में कहां से प्रारंभ होती है। तो नखशिख वर्णन की परंपरा हिंदी साहित्य में जो है राउल वेल से प्रारंभ होती है। इसमें कलचुरी राजवंश देखिए है क्या, इसमें नखशिख वर्णन किसका किया गया है, तो कलचुरी राजवंश जो था उसकी किसी एक सामंत की 7 नायिकाओं का वर्णन है। मतलब एक सामंत थे कलचुरी राजवंश के जिनकी 7 रानियां थी और उनकी 7 रानियों का इसमें नखशिख वर्णन किया गया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं और इसके बाद जो है 1 मिनट रुक जाइएगा जरा सा। हाँ, 7 नायिकाओं का वर्णन है। अब ये पेज खाली आ जाएगा, मैंने गलती से टच कर दिया था। अब आगे देखिए, इसमें देखिए, इसमें 7 बोलियां, 7 नायिका 7 बोलियां, याद रखिएगा 7 नायिकाएं हैं, 7 बोलियों के शब्द हैं जिनमें राजस्थानी प्रधान है। और अगर पूछा जाए कि इसकी मुख्य भाषा क्या है तो राजस्थानी है। ठीक है, तो राउल वेल जो है अगर पूछा जाए कि इसमें जो है आपकी इसकी मुख्य भाषा क्या है, इस ग्रंथ की मुख्य भाषा क्या है, तो इस ग्रंथ की मुख्य भाषा है राजस्थानी। ठीक है, अगला देखिए, अगली तीसरी रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। यह उक्ति व्यक्ति प्रकरण का यह प्रश्न जो है यह बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। इसके रचनाकार हैं दामोदर शर्मा। याद रखिएगा 12वीं शताब्दी की रचना है। और इसमें क्या है, बनारस, देखिए दामोदर शर्मा एक्चुअली था क्या, बनारस के महाराज गोविंद चंद के दरबारी कवि थे जो है ये। तो इन्होंने सभा पंडित थे, इन्होंने यहां ग्रंथ लिखा। और ये प्रश्न बहुत जबरदस्त बनता है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण मूलतः किसका ग्रंथ है। तो ध्यान रखिएगा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है यह मूलतः एक व्याकरण ग्रंथ है और इसमें बनारस और उसके आसपास की संस्कृति और भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। बनारस के आसपास की संस्कृति और भाषा, ये सब प्रश्न पूछा जाएगा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस तरह का ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ है। पूछा जाएगा बनारस और उसकी आसपास की भाषा का, संस्कृति और भाषा का ज्ञान हमें निम्न में से किस ग्रंथ से प्राप्त होता है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण से प्राप्त होता है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है, दामोदर शर्मा है। कब की रचना है, 12वीं शताब्दी के। किसके दरबारी थे, गोविंद चंद के दरबारी थे। और यही नहीं, सुनीत कुमार चटर्जी जी ने इसकी भाषा को प्राचीन कोशली अथवा अवधि बताया है। कौशल आप जानते हैं अवध का नाम है। रामचंद्र जी कहते हैं कौशलेश दशरथ के जाए, हम कौशल के राजा दशरथ के पुत्र हैं। तो कौशल अवध का नाम है। तो इसको जो है सुनीत कुमार चटर्जी जी इसे अवधि का सबसे प्राचीनतम जो है रचना मानते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा उक्ति व्यक्ति प्रकरण, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अंतिम रचना वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर, इसके रचनाकार हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर। अक्सर जानते हैं यूजीसी में ये प्रश्न अक्सर मिलान करने वाले में आते हैं। आपने देखा होगा कि निम्न में सही रचनाओं का सही क्रम मिलाइए, उक्ति व्यक्ति प्रकरण न, और फिर आपके ये दे दिया वर्ण रत्नाकर दे दिया, जयचंद्र प्रकाश दे दिया, जयमयंक जस चंद्रिका दे दिया, और चारों कवियों के नाम अलग अलग गलत मतलब ऊपर नीचे करके लिखे, आपको मिलाना है कौन किसका है। ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है इन रचनाओं से। तो ध्यान रखिएगा, ये ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है, 14वीं शताब्दी की रचना है। ठीक है, मैथिल हिंदी है भाषा इसकी। और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यह मैथिल हिंदी की सबसे पुरानी उपलब्ध कृति है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है आपसे मैथिल हिंदी की पुरानी सबसे प्राचीनतम उपलब्ध रचना कौन सी है, तो वो है आपकी वर्ण रत्नाकर। और सुनीत कुमार चटर्जी और बबुआ मिश्र ने इसे बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी से प्रकाशित करवाया। याद होगा एशियाटिक सोसाइटी आप बंगाल, जहां से जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास आया था, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ
तान जहां से प्रकाशित हुआ था, उसी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से सुनीत कुमार चटर्जी और बबुआ मिश्र ने इस वर्ण रत्नाकर को प्रकाशित कराया। तो दोस्त, इसके साथ आदिकाल हमारा पूरी तरह से समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे भक्ति काल की। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।